गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41। डेट है 8 अक्टूबर और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी कि इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है? हमने रेल को कवर किया है, सड़कों को कवर किया है कि सड़कें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, रेल कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने जो जल परिवहन है उसको भी हमने कवर किया कि कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे वायु परिवहन के बारे में। जो वायु परिवहन होता है वो तीव्रतम यानी कि सबसे फास्ट लेकिन महंगा यातायात का साधन है, परिवहन का साधन है। भारत जैसे विशाल और व्यापक जल वायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप इतना जल वायविक लिखने की बजाय ये लिख सकते हो कि जैव विविधता लिख सकते हो, जलवायु विविधता, जल वायु विविधता लिख सकते हो, ठीक है। अब जलवायु विविधता का वायु परिवहन से क्या मतलब है? अब देखो बच्चा, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। अब जो हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में है क्या, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे राजस्थान को ले लो, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हर क्षेत्र का मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा विविधता है। अब ज़्यादा विविधता है तो देखो, हिमाचल में सेब उगते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं उगते। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है कि भाई वहाँ पर सेब उग सकते हैं, वहाँ ठंडी जलवायु है, ठीक है। अब केरल में अलग फसलें हैं, यहाँ पे इस एरिया में अलग फसलें हैं, चाय वगैरह के बागान हैं, है ना। तो इसीलिए अब इस एरिया में चाय वगैरह ज़्यादा बिकती है, तो ये चाहिए तो पूरी कंट्री को ना, तो इसलिए फटाफट ट्रांसफ़र होने के लिए वो कहता है कि जल विविधता वाले देश में, अगर मान लो पूरे देश में एक ही जलवायु है, ठीक है, एक जैसी ही जलवायु है, तो फिर सब अपने अपने घर ही उगा लेंगे ना, अपने अपने स्टेट में ही उगा लेंगे, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब हमारा देश में इतनी ज़्यादा जलवायु विविधता है तो वायु परिवहन का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अब वायु परिवहन जो है आंतरिक परिवहन यानी कि देश के अंदर परिवहन और दूसरे परिवहन के साथ संपर्क स्थापित करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब यात्रा तो करते ही करते हैं हम और माल को भी ढोते हैं हम वायु परिवहन से, लेकिन देश की रक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो कहते हैं ना कि एक आपातकालीन स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति का मतलब इमरजेंसी होती है। अब मान लो एक एयरलिफ्ट करके एक मूवी है, ठीक है, उसको देखना थोड़ा कुछ समझ में आएगा। तो मान लो बाहर के देशों में युद्ध छिड़ जाता है और वहाँ पर हमारे बाहर के किसी देश में, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे नागरिक हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन नागरिकों को लेकर आए। तो एयरलिफ्ट मूवी जो है अक्षय कुमार की है, उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। तो जो हमारे देश की रक्षा के लिए, अब जैसे मान लो देश में ही दंगे हो जाएं तो सड़कें वगैरह काट दें, बुरी तरीके से तोड़ फोड़ कर दें, तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर जो आपकी एयर सर्विस होती है उसको ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। दूसरे देश के सिस्टम को एनालाइज करना है, वोटर को एनालाइज करना है, तो भी हमारा क्या है, हमें जो वायु परिवहन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति दो तरीके की हो सकती है, यानी कि एक तो नेचुरल यानी कि बाढ़ आ गई है, तो अब भाई सड़कें भी नहीं रही हैं, रेल पटरियां भी अव्यवस्थित हो गई हैं, बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं, वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है, तो फिर लोगों तक खाना पानी पहुँचाना, उनको वहाँ से निकालना, तो वायु के द्वारा यानी कि वायु परिवहन के द्वारा ही वो निकाला जा सकता है। तो 3-4 पॉइंट क्या हो गए? सबसे पहला पॉइंट तो कि सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, भारत जैसे जल वायु विविधता वाले देश के लिए बहुत उपयुक्त है। फिर देश की रक्षा के लिए भी निगरानी करने में हेल्प करता है, आपातकालीन स्थिति में सबसे बढ़िया, सबसे सुविधा प्रोवाइड करता है। अब 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी, या फिर कोरोना महामारी के दौरान भी तो अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हुई है। वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जैसे हिमालय सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, हिमालय के जो दूर वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर भी जो है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जाया जाता है, तो वायु परिवहन के द्वारा वहाँ पे भी वायु परिवहन जो है काफ़ी ज़्यादा एक भूमिका निभाता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जा सकती है। अब डाक सामग्री वगैरह है, तो पहुँचाई जा सकती है। अब देखो, जो भारत का राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि भाई पहले तो चलो ठीक है, जो वायु परिवहन था वो किसी न किसी इंडिविजुअल या किसी न किसी कंपनी के अंडर चलता था, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर कब लिया? 1953 में, 1953 में।
एयर इंडिया जो है दोनों ही प्रकार की फ्लाइट्स को, दोनों ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। एक तो घरेलू, घरेलू का मतलब है कि अपने देश से देश के अंदर, जैसे आप मुंबई से गोवा चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है ना, इस तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश से दूसरे देश पे आप जा रहे हो। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर सर्विस यानी कि जो दूर दूर दुर्गम स्थान है जहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के वो एरिया जहाँ पे मुश्किल से पहुँचा जा सकता है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1911 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। 18 फरवरी 1911 में शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था, और ये दुनिया की पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये 4-5 आपको याद रखने हैं। ये आपका कह लो कि आज का टारगेट है कि आपको ये वाले चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पहला, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? संता क्रूज, मुंबई में। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है, या फिर सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कहाँ पर है? ये है कोलकाता में, ठीक है। मिनी बकम हवाई अड्डा चेन्नई में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपको इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ लेना है। चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आए हैं। एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि देश एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं का जो ज़्यादातर हिस्सा है पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, जिस कारण वहाँ पर सड़कें या फिर रेल सुविधाओं का विकास करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, चलो ठीक है, काट छाट के काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है वहाँ पे अभी भी रोड, लेकिन बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बहुत, यानी कि जो भूसंकलन होता है, तो पूरे जब एक तरह से जो केदारनाथ पे जो बाढ़ आई थी, एक तरह से वो लैंडस्लाइड का ही नतीजा था। तो पर्वतों को छेड़ना ठीक नहीं रहता, काफ़ी रिस्की होता है। तो और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, ठीक है। रेल सुविधाओं का विकास करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, परिवहन, वायु परिवहन जो है महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये 1953 में किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक एक लाइन के एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये। तो चलिए, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तीव्रतम साधन होने के कारण वायु परिवहन आपातकालीन परिस्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, 2 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं, और कमेंट में सिर्फ आपको आंसर A, B, C, D नहीं लिखना है। क्वेश्चन 1 का आंसर जो प्रॉपर आंसर है वो लिखना है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा लिखने के लिए? क्योंकि बच्चा जब हम आंसर्स को लिख देते हैं, लिखने से हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो आप लिख के इसका आंसर देंगे। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ था? और ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डोज लिखा हुआ है, तो यानी कि ये मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ वर्कशीट में से। तो एक्स्ट्रा डोज वाले क्वेश्चन आप नहीं करेंगे वर्कशीट में, जो रिटर्न वाले हैं सिर्फ वो करेंगे। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ था? 1911, 1912, 1921 या 1905 में, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि वायु परिवहन। भारत में वायु, ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये आपको बताना है, कब राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था, ये आप बताएंगे। क्योंकि हमने आज की वर्कशीट में ही की है, तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में आने ही चाहिए। 1853 में, 1935 में, 1953 में या फिर 1835 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का हम टारगेट रख लेते हैं कितना? 1500 लाइक का, ठीक है। अपनी जूम एजुकेशन की हाईएस्ट लाइक है 7500, ठीक है। एक वीडियो पे 7500 लाइक हैं, जिसके समथिंग काफ़ी ज़्यादा व्यू हैं, ठीक है ना। तो आपको पहुंचानी जो एजुकेशनल वीडियो हैं उसमें से आपको पहुंचाना है इस वीडियो को 1500 लाइक्स तक, ओके। मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर किया करो, ताकि सब लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे SST जैसे सब्जेक्ट है, लोगों को लगता है कि तो रटने वाला सब्जेक्ट है, बट SST जो है मैथ्स और साइंस से भी ज़्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारी सोसाइटी को समझना, चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जूम एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करने हैं।
जैसे मैं आपको टारगेट करना, एक टारगेट सेट करना की आदत हम डाल रहे हैं, ऐसे ही आपको अपने जीवन में भी छोटी छोटी चीज़ों के टारगेट सेट करने स्टार्ट कर लेने। मान लो अभी आप दिन के आधा दिन का टारगेट सेट कर रहे हो, ठीक है, फिर आप बड़े बड़े टारगेट, आपका जो माइंड है टारगेट को अचीव करने वाला बन जाएगा, ठीक है, हैबिट हो जाएगी आपको टारगेट सेट करने की, उनको अचीव करने की। तो फिर आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो वो ये जो हैबिट है आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।